व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग करने वाले हैं अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा केस स्टडीज का। उसके साथ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं कुछ 15 से 20 नंबर के, तो उसका भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा जी हम लोग इस शानदार सेशन के साथ। जल्दी से हो जाएगा, मुझे उम्मीद है आपने क्विक रिवीजन आज सुबह जरूर कर लिया होगा। इसको करने के बाद आज पोस्ट डीसी का फाइनल रिवीजन करना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक रिवीजन लेना और 6 चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर लेना। तो चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो बेटा जी शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो देखो बच्चों, हमारे पास सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कितने होते हैं? इंटरनल, एक्सटर्नल, राइट। इंटरनल के आपको कोई भी 4 लिमिटेशंस लिखने हैं तो आप बड़े आसानी से लिख सकते हो कि भैया फ्रेश टैलेंट नहीं मिलता है ना, उसके बाद लेजी हो जाते हैं एम्प्लॉइज। तो इस तरीके के आपको कोई भी 4 लिमिटेशंस जो मैंने आपको याद कराए हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं, आप कोई भी एनी 4 लिमिटेशंस यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद स्टेट एनी 4 कॉमनली यूज सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एम्प्लॉइज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चल सकता है? तो आप लिख सकते हो वेब पब्लिशिंग, एडवर्टीजमेंट, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कैंपस रिक्रूटमेंट। तो कोई भी 4 आपको यहाँ पे कॉमनली यूज सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट लिखने हैं फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, चलो अगला सवाल है, एग्जामिन द मल्टी फेसेटेड एडवांटेजेस। मल्टी फेसेटेड का मतलब जितने भी एडवांटेजेस आपको देखने को मिलते हैं ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के in the context of an organization's workforce. Elaborate on how this recruitment strategies contribute to elevating overall performance and competitiveness. सबसे पहले आपको एडवांटेजेस लिख देने हैं सारे के सारे एक्सटर्नल सोर्सेज के। एक्सटर्नल सोर्सेज में आप बोलोगे फ्रेश टैलेंट, आपको फ्रेश टैलेंट मिलता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनता है, तो आपको फ्रेश टैलेंट मिलता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनता है, क्रिएटिविटी इनोवेशन बना रहता है। ठीक है, इनको आप अच्छे तरीके से डिफाइन कर दोगे और आपको बोल रहा है कि किस तरीके से ये मदद करता है ओवरऑल परफॉर्मेंस पुश करने में। तो हम इसमें बोलेंगे जब भी नया टैलेंट आता है तो वो पुराने वालों को भी कुछ ना कुछ नया सिखाता है और इस तरीके से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ओवरऑल डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बना रहता है, जिसके अंदर एज पर बिजनेस एनवायरनमेंट हम लोग लोगों को हायर करते हैं तो हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हमारे सारे गोल्स अचीव कर पाते हैं, वो हम उसमें लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है बच्चों, द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हैज लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। इसको एक्सप्लेन करना है। देखो लिखा हुआ है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर एम्प्लॉय ट्रेनिंग, यानी कि जब आप एम्प्लॉय को ट्रेन करते हो तो उसका लॉन्ग टर्म वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। तो आपको यहाँ पे क्या लिखने हैं? यहाँ पे आपको लिखने हैं बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या फायदे हैं? ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलेंगे कि रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा, ज़्यादा ग्रोथ होगी, डाइवर्सिफिकेशन आसानी से हो पाएगा। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हमने पढ़े हुए हैं, उनको हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। आगे आ रहा है प्रोवाइड अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस। इनका डिटेल में हमें एक्सप्लेन करना है। नंबर 1 इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होता है? जब हम एक ओवरऑल रिव्यू लेते हैं, ओवरऑल चेक करते हैं कि एक एम्प्लॉय हमारी इस जॉब के लिए फिट भी है या नहीं है। नॉर्मली किसी भी एम्प्लॉय का सीवी देख के या रिज्यूमे देख के हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो फिट है या मिसफिट है, उसको हम प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बोलते हैं। फिर सिलेक्शन टेस्ट होते हैं जिसमें मैंने आपको 5 टेस्ट याद कराए हैं, PATII, जिसमें सबसे पहले पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, ट्रेड, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस। ठीक है, पर्सनालिटी में ओवरऑल पर्सनालिटी चेक करी जाती है कि कौन किस तरीके से बिहेव करता है, कैसे रिएक्ट करता है, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है। उसके बाद एप्टीट्यूड में वो नई स्किल्स कितनी जल्दी सीखता है, ट्रेड में एग्जिस्टिंग स्किल्स कितनी है, इंटेलिजेंस में कितना इंटेलिजेंट है,
और इंटरेस्ट में किस फील्ड में इंटरेस्ट है वैसी ही जॉब देंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में हम बॉडी लैंग्वेज चेक करते हैं, कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन चेक करते हैं। उसके बाद फाइनल इंटरव्यू होता है एंड डिसीजन मेकिंग होती है। फाइनल इंटरव्यू एंड डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग उसके रेफरेंस बैकग्राउंड वगैरह चेक करके एक फाइनल डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसको हमें डिफाइन कर देना है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ रहा है एनिमरेट एनी 4 बेनिफिट्स, 4 बेनिफिट्स बताओ of the process by which the aptitude, skill and abilities of the employees to perform specific jobs are increased। कोई भी 4 बेनिफिट बताओ एक ऐसे प्रोसेस के जिससे एप्टीट्यूड, स्किल, एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉइज बेटर होता चला जाता है। तो ऐसा प्रोसेस क्या है? इसको हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। जब भी हम किसी एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करते हैं तो फिर उसकी स्किल, उसकी एबिलिटी हर जगह बेहतर से बेहतर होता चला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है उसकी 4 बेनिफिट्स बताने हैं। ठीक है, तो 4 बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग लिख देंगे। नेम द मैकेनिज्म दैट अटेम्प्ट्स टू मेजर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर द जॉब। एनिमरेट एनी 3 ऑफ इट्स टाइप्स। देखो क्या है, नेम द मैकेनिज्म, वो मैकेनिज्म बताओ, ठीक है, जिसमें हम अटेम्प्ट करते हैं यानी कोशिश करते हैं टू मेजर द कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों के, इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। जब हम बेस्ट पर्सन सेलेक्ट करते हैं बहुत सारे लोगों में से, तो इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? सिलेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? सिलेक्शन बोलते हैं बच्चों। अब सिलेक्शन में कोई भी 3 इसके टाइप्स आपको बता देने हैं। अब टाइप्स में हम लोग इसके अंदर टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट्स को डिफाइन कर देंगे कि भैया कितने तरीके के सिलेक्शन टेस्ट होते हैं। तो हम यहाँ पे बोल देंगे पर्सनालिटी टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट होता है, इंटरेस्ट टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। तो इनको आप अच्छे से डिफाइन कर दोगे। ठीक है बेटा जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सर, उसके बाद क्या है? देखो लिखा हुआ है अनुराग रन्स अ लॉ फर्म। नेम द टाइप ऑफ ट्रेनिंग व्हिच इज बीइंग रेफर्ड इन द अबव केस। हमें सबसे पहले तो ट्रेनिंग बतानी है कौन सी। ट्रेनिंग 2 है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। आओ चेक करते हैं। अनुराग रन्स अ लॉ फर्म इन दिल्ली। हिज फर्म ऑफर्स वैल्यूएबल फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंसी सर्विस टू द क्लाइंट्स व्हेनेवर द फर्म हायर्स एनी न्यू एम्प्लॉइज। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ देयर जॉइनिंग they are welcomed to the organization and are given details about the number of hours, work, leave rules, dress code, lunch arrangements, इंट्रोडक्शन कराया जाता है फिर उनका, और बढ़िया तरीके से ये ट्रेनिंग चलती है। तो कौन सी ट्रेनिंग है बच्चों ये? इसको हम इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग बोलते हैं बच्चों। इंडक्शन और ओरिएंटेशन। सिलेक्शन प्रोसेस में भी आपने प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन पढ़ा ना, तो उसी को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है स्मिथा रन्स एन एनजीओ अंडर द नेम सर्व कर्मा इन न्यू दिल्ली। द ऑर्गेनाइजेशन इज एंगेज्ड इन ऑफरिंग वेस्ट पेपर रिसाइकल सर्विसेज टू ऑल काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन दिल्ली। इट ऑल्सो मेड पेपर स्टेशनरी आउट ऑफ द रिसाइकल्ड पेपर एट वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइजेस। पूछ क्या रहा है? 2 सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट पूछ रहा है। अच्छा, अभी तक तो बात नहीं हुई। आगे लिखा हुआ है The website of Serve Karma provides a link to career sites wherein people desirous of joining the NGO can use simple job search to find the right opportunity for themselves। अच्छा जी, तो वेबसाइट दी है तो ये तो हो गया वेब पब्लिशिंग। ये तो क्या हो गया बच्चों? वेब पब्लिशिंग हो गया। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? The NGO also keeps a database of the applications of job seekers so that they can be called whenever needed। डेटाबेस है उनके पास। तो ये हो गया वेटिंग लिस्ट वाले कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स होता है जिसके अंदर हम वेटिंग लिस्ट में से लोगों को कॉल करते हैं और उनको बुला लेते हैं जॉब पे। ठीक है, तो वेब पब्लिशिंग आ गया, इसके अंदर कैजुअल कॉलर्स आ गया। चलो सर, अगला क्या है? देखो जरा बड़े ध्यान से, क्या है क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। लिखा है आइडेंटिफाई and state next 3 steps for choosing the best candidate out of the candidate shortlisted। अगले 3 steps कौन से होंगे? तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। निशान डायरेक्टर है, इज प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर बैग्स फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, he has decided that
manufacturing unit will be set up in rural area of the Odisha where people have very few employment opportunities and labor is available at a very low rate. He has also thought of giving equal opportunities to men and women. For this he wants 4 different heads of sale, account, purchase and production. He gives an advertisement and shortlists 10 candidates per post after conducting different selection test. वो अलग अलग टेस्ट करा चुका है. अब आपको अगले 3 स्टेप्स बताने हैं. तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो चुकी है, सिलेक्शन टेस्ट हो चुके हैं. अब क्या होगा? अब इंटरव्यू होगा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू. इंटरव्यू के बाद क्या होता है? रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक. रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक. उसके बाद फिर सिलेक्शन डिसीजन होता है. ठीक हो गया बच्चों? चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. अब अगला पॉइंट क्या है? स्टेट एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इसके अंदर तो आपको सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस लिखनी है, हम लिख देंगे. 4 बेनिफिट्स लिखने हैं ट्रेनिंग के, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. अब बच्चों इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रहा हूँ ना, वो आपको अच्छे से याद जरूर कर लेने यार, छोड़ के मत जाना बिल्कुल भी. ठीक है, चलो अगला सवाल क्या है? What is the next question? Identify and state the various elements of communication highlighted in the following cases. कौन कौन से elements हैं ढूंढते हैं. Department A has sent an encoded message to Department B through internet. What is the role of internet? Internet कौन है भैया? इंटरनेट मीडिया है, इसी के थ्रू जा रहा है, माध्यम है. Madhur is making gestures so that he can send a message to Ranveer. मधुर जेस्चर्स बना रहा है, तो ये क्या कर रहा है? अपनी बात को एनकोड कर रहा है, अपनी बात को समझाना चाहता है. रणवीर इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मैसेज. वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, यानी वो डीकोड कर रहा है, डीकोडिंग हो रही है. ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? कामेश पिक्स अप हिज फोन एंड फाइंड अ मैसेज ऑन इट. ही रीड्स द मैसेज केयरफुली. उसने मैसेज बड़े ध्यान से पढ़ा. व्हाट इज द रूल ऑफ कामेश? कामेश बच्चों रिसीवर है. तो चारों अलग अलग काम कर रहे थे. पहला वाला मीडिया हो गया, दूसरा इनकोडिंग हो गया, तीसरा डिकोडिंग हो गया, चौथा रिसीवर हो गया. ठीक है, चलो सर अगला सवाल क्या है? द मैनेजर ऑफ अ टीम इन अ फास्ट पेस्ड IT कंपनी notices a decline in employee motivation. एम्प्लॉय काफी डाउनफॉल पे जा रहे थे, एंड प्रोडक्टिविटी. आउटलाइन हाउ ही कैन यूज मैस्लोज थियरी टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस द वेरियस नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैस्लो ने बोला है कि किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखने के लिए 5 नीड्स उसकी पूरी होनी चाहिए. सबसे पहले बेसिक नीड्स हो गई, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो गई, उसके बाद आपकी बिलोंगिंग नीड्स हो गई, फिर एस्टीम नीड्स हो गई, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गई. तो पांचों को ही हम लोग बोलेंगे कि धीरे धीरे उसको पांचों नीड्स समझनी पड़ेंगी और हेल्प करनी पड़ेगी ताकि एम्प्लॉय की वो नीड्स फुलफिल्ड हो जाए. ठीक है. द HR मैनेजर ऑफ अ स्टारलाइट लिमिटेड हैज टू डेवलप एन एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी दैट फोकसेस ऑन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. लोगों को मोटिवेट करने के लिए बच्चों 2 प्रकार के इंसेंटिव्स होते हैं, फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल, या मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी. मॉनेटरी या फिनेंशियल में पैसा दिया जाता है, नॉन मॉनेटरी या नॉन फिनेंशियल में एनवायरमेंट कंडीशंस हो गई अच्छी, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स हो गए, है ना. तो इस तरीके की चीजें नॉन मॉनेटरी में प्रोवाइड करी जाती हैं. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? हाईलाइट एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स शी कैन इंट्रोड्यूस टू फॉस्टर अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट. एम्प्लॉइज को ऑटोनॉमी दे सकते हो, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवा सकते हो, उनको ऐसा लगना चाहिए कि घर वाली बातें हैं. तो जितने भी नंबर में आएगा, बहुत सारे हैं, अगर 6 नंबर में आएगा तो 6 लिखना, 4 नंबर में आएगा तो 4 लिखना, 3 नंबर में आएगा तो 3 लिखना. ठीक है, आपको याद होने चाहिए मोटिवेट करने के लिए फिनेंशियल एज वेल एज नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स. नेक्स्ट क्या आ रहा है? स्टेट एनी 4 बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. कौन कौन से 4 बैरियर्स टू कम्युनिकेशन होते हैं विच आर कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस इन द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग डीकोडिंग. एनकोडिंग डीकोडिंग का क्या मतलब होता है बच्चों? कौन से बैरियर्स में आता है एनकोडिंग डीकोडिंग? सिमेंटिक बैरियर्स में. सिमेंटिक बैरियर्स का मतलब समझना समझाना. जैसे बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज हो गया, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज हो गया, टेक्निकल जार्गन हो गया, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग्स हो गए, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स. तो इस तरीके की चीज़ें बच्चों हमारे पास किस में आ गई थी? सिमेंटिक बैरियर्स में आ गई थी. ठीक है, सिमेंटिक बैरियर्स हो गए. इसी तरीके से आपको और क्या लिखना है? स्टेट एनी 4 बैरियर्स टू कम्युनिकेशन विच आर रिलेटेड टू अथॉरिटी, रिलेशनशिप, रूल्स,
एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स इसके अंदर आपको डिफाइन करने हैं, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ठीक है, तो 4 आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर लिख सकते हो, 4 आपको यहाँ पे कौन से बैरियर्स लिखने हैं, सिमेंटिक बैरियर्स। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे आप डिफाइन कर दोगे। ऑलराइट, चलो सर अगला क्या है, फॉलोइंग कम्युनिकेशन इंडिकेट बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आइडेंटिफाई करो और बताओ वो कैसे ठीक किया जा सकता है। सबसे पहला क्या है, द नेशनल सेल्स मैनेजर ड्यूरिंग हिज विजिट टू द साउदर्न जोन स्पोक टू द सेल्स मैनेजर इन हिंदी। बताओ जी, अब वो एक ऐसे एरिया में गया है जहाँ पे हिंदी कम बोली जाती है, उसने हिंदी में बात करी, तो वहाँ पे दिक्कत आएगी समझने में। तो ये कौन सा बैरियर है यहाँ पे, समझने समझाने वाले बैरियर्स हो गए, तो ये तो बच्चों सिमेंटिक बैरियर्स में चले जाएंगे। ठीक है, ड्यूरिंग अ मीटिंग द मैनेजर वाज एड्रेसिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ कॉम्पिटिटर का पॉलिसी, द 2 एग्जीक्यूटिव्स वर बिजी टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट देयर प्लान्स। पहले से ही वो ऑक्यूपाइड है ना, वो अपने ही प्लान्स में बातचीत कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, द लैक ऑफ अटेंशन, है ना, इसके अंदर हम बोल देते हैं लैक ऑफ अटेंशन। अच्छा, अगर मुझे पहले वाले को भी डिफाइन करना हो, मैं सिमेंटिक ना लिख के पूरा डिटेल में लिखूँ तो क्या लिखूंगा, तो मैं लिख दूंगा इसके अंदर फॉल्टी ट्रांसलेशन। ठीक है ना। नंबर 3 क्या आता है, मोहित प्रेफर्स टू स्टे अवे फ्रॉम हिज बॉस, ही इज ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ व्हाट इफ द बॉस डज नॉट अप्रूव हिज सजेशंस। तो उसको डर लगता है, फियर ऑफ अथॉरिटी, फियर ऑफ अथॉरिटी। अगला क्या है, द सेल्स मैनेजर while addressing the fresh graduates explained the threats and opportunities company was facing. He used a lot of technical words. This is technical jargon. ठीक हो गया बच्चों, तो फॉल्टी ट्रांसलेशन यहाँ पे लिख देंगे, लैक ऑफ अटेंशन, फियर ऑफ अथॉरिटी, टेक्निकल जार्गन, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, ले लो भाई स्क्रीनशॉट। चलो सर नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द इंसेंटिव एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। कौन सा इंसेंटिव दिया गया है और कौन सा टाइप का इंसेंटिव दिया गया है, विच हैव बीन सजेस्टेड बाय मिसेस राज लक्ष्मी टू द CEO ऑफ द कंपनी। ऑल्सो एक्सप्लेन एनी 2 अदर टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स ऑफ द सेम टाइप। चलो देख लेते हैं। मिसेस राज लक्ष्मी इज वर्किंग एज अ ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट इन अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग कॉस्मेटिक विच इज फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ हाई एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा है। CEO has invited suggestions from her for retaining the talented employees and reducing turnover. Mrs. Raj Lakshmi recommended that the good employees be rewarded in a way that it creates a feeling of ownership. उनको ऑनरशिप लगनी चाहिए, उनको मालिक होने का अधिकार लगना चाहिए, तो इसको हम लोग बोल देते हैं स्टॉक ऑप्शन प्लान। को ओनरशिप या स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसको हम को ओनरशिप भी बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उनको शेयर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम मेक्स देम कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ठीक है, तो बेसिकली शेयर्स दिए जा रहे हैं, बेसिकली उनको मालिक बनाया जा रहा है। तो ये हमारे पास फिनेंशियल इंसेंटिव्स में आ जाएगा। तो पूछे ना कौन सा इंसेंटिव है, तो हम बोलेंगे ये फिनेंशियल इंसेंटिव है। ठीक है, अब इसके जैसा और कौन कौन से हैं, तो आप लिख दोगे पे एंड अलाउंस, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, कोई भी 2 लिखने यार। ठीक है, कोई भी 2, और भी हैं, आप कोई भी 2 लिख सकते हो। आगे क्या है, Sadaf is a chief executive officer of a reputed company. She introduced appropriate skill development programs and a sound promotion policy for the employees. To motivate and retain the best talent, she designed the jobs of the managers to include greater variety of work content. Identify and explain 2 incentives introduced by Sadaf to motivate the employees of the company. ठीक है, देखो उसने क्या किया था, to motivate and retain the best, she designed the jobs of the manager to include greater variety of work content. कई तरीके का उनको जॉब कंटेंट या वर्क कंटेंट दिया गया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक तो जॉब एनरिचमेंट उनको होगा। जॉब एनरिचमेंट का मतलब नए नए टास्क हो गए, उनको मज़ा आएगा करने में। ठीक है, और इसके साथ साथ जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस भी तरीके की, देखो वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी लॉन्च कर रही है, तो इससे क्या होगा, उनका करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी।
करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो इसका उनसे करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज भी उनको मिल जाती हैं। तो बेसिकली इसने ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए हैं मोटिवेट करने के लिए। जॉब एनरिचमेंट हो गया, ओवरऑल करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज हो गई, ये हम इसके अंदर लिख के आ सकते हैं। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लेनी है ले लो जल्दी से। चलो सर, ये भी हो गया। उसके बाद क्या है, आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल अडॉप्टेड बाय हैंसन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन द अदर टू लीडरशिप स्टाइल्स बेस्ड ऑन द यूज ऑफ अथॉरिटी। पहले आइडेंटिफाई करो कौन सा है, फिर आपको एक डायग्राम बना के दिखाना है कि बचे हुए दो कौन से हैं। हैंसन इज द CEO ऑफ न्यूकैसल एंटरप्राइजेज, ऑन द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज। हिज सक्सेस स्टोरीज हैव बीन वेल डॉक्यूमेंटेड। ही चूजेस हाईली मोटिवेटेड एंड केपेबल मैनेजर्स हु कैन परफॉर्म देयर टास्क क्रिएटिवली एंड एडिक्वेटली विदाउट हिज हेल्प। सब कुछ खुद कर सके और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द CEO कर सके। ठीक है, अपने अब टास्क पे खुद से काम करो, अपने इश्यूज खुद से सॉल्व करो। वो इंटरवीन करता है लेकिन तभी जब आपका कोई बहुत ही अनफेवरेबल सिचुएशन हो जाता है। ही डजंट यूज पावर, उसको पावर की जरूरत ही नहीं पड़ती। ही इवन अलाउ मिस्टेक्स टू हैपन फॉर हिज पीपल टू लर्न फ्रॉम देम। ही सपोर्ट्स देम एंड सप्लाइज देम द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट द असाइन्ड टास्क। तो कौन सा वो यूज कर रहा है, फ्री रेन। फ्री रेन में क्या होता है बच्चों, ये ए बॉस है, ये बॉस है, BCDE, बस ये काम कर रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये तो बस बैठा है आराम से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी है, फ्री रेन है। आप अब बताओ दूसरे कौन से हैं। तो सबसे पहला ऑटोक्रेटिक हो गया। ऑटोक्रेटिक में ये बॉस है, बस ये ऑर्डर देगा B को, C को, D को, E को। तो इसको हम बोल देंगे ऑटोक्रेटिक, ये ऑटोक्रेटिक में चल जाएगा। फिर आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या होता है बच्चों, मिलजुल के सब काम करते हैं। तो अगर ये A है तो ये ऑर्डर देगा भी और सुनेगा भी। ये C है, इसी तरीके से ये D है, एरो दोनों तरफ, ये E है। तो देखो इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा लीडरशिप स्टाइल, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। तो आपके पास 3 प्रकार के लीडरशिप स्टाइल्स हैं। ऑटोक्रेटिक जिसमें बॉस को बोलता है I स्टाइल, बस मैं जो बोलूँगा वो करो। डेमोक्रेटिक V स्टाइल, हम मिलजुल के करेंगे। फ्री रेन U स्टाइल, आप खुद करो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। डन सर, अगले पे आ जाओ। स्टेट एनी 3 रीजंस एज टू व्हाई कंट्रोलिंग इज रिगार्डेड एज इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इंडिस्पेंसिबल का मतलब कि कंट्रोलिंग क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग बेसिकली आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिख देना है, बस लैंग्वेज घुमाया, बट तुम लोग बिल्कुल भी घूमना मत। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग हम यहाँ पे लिख देंगे। 3 एडवांटेजेस बताओ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के, विच इज यूज्ड बाय मैनेजर इन एनालाइजिंग डेविएशंस। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पता है क्या बोलता है, कि फोकस करो की एरियाज पे। ऐसा क्या, नहीं सर, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बोलता है टू फोकस ऑन की एरियाज। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलता है कि एक लिमिट सेट करो, उस लिमिट के बाहर अगर कोई डेविएशन जा रहा है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लो। राइट, तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के कौन कौन से 3 सबसे बड़े एडवांटेजेस लिखते हैं वो बताओ। देखो सबसे पहले हम बोलेंगे सेविंग ऑफ टाइम, हमारा टाइम बचेगा। दूसरी बात, फोकसिंग ऑन एरियाज विच आर इंपॉर्टेंट टू मैनेजमेंट, विच गोज या विच डेविएट्स बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट्स, बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट्स। तो सबसे पहले टाइम बचेगा। दूसरा, हम उन्हीं एरियाज पे फोकस करेंगे जो हमें हमारे परमिसिबल लिमिट से बाहर जा रहे हैं। तीसरा, अचीवमेंट ऑफ गोल्स। इससे क्या होगा, आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप 3-4 पॉइंट बना के अपने आप लिख सकते हो। ठीक है जी, डन सर। अगला क्या आ रहा है सर, देयर आर 2 मैनेजर्स भुवन एंड राजीव। भुवन कह रहा है कि कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग है, राजीव कह रहा है कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है। कौन करेक्ट है, एक्सप्लेन करो व्हाई। तो हम लोग बोलेंगे दोनों ही पार्शियली करेक्ट है, दोनों ही आधा आधा सही है, क्योंकि कंट्रोलिंग जो है वो बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग है। कंट्रोलिंग में एक तरफ चीजें नहीं होती हैं, कंट्रोलिंग में दोनों तरफ चीजें होती हैं। कंट्रोलिंग इज बोथ अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन एज वेल एज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। जब दोनों होंगे तो ही अच्छे से चीजें चल पाएंगी। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारे पास, मिस्टर अंकित इज अ चीफ मैनेजर इन अ वेल नोन MNC प्रोड्यूसिंग शूज। शूज बनाते हैं,
He called the production manager of his unit and told him to keep a constant watch on all the activities of the respective unit so that there is no possibility of adverse result. उसने production manager को बुलाया, उसको बोला भैया नज़र रखो ताकि कोई भी गलत रिजल्ट ना आए. As long as the company runs its operations, employees at all the levels will adapt to achieve the results. Identify the function of management referred here. नज़र रखना, चेक करना कि काम ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या है? कंट्रोलिंग है. डिस्क्राइब इट्स 3 फीचर्स. कंट्रोलिंग के फीचर्स बताने हैं. क्या बोलोगे फीचर्स में? फीचर्स में बोलोगे कि कंट्रोलिंग इज द, सबसे पहले फीचर में लिखना है इट इज़ द लास्ट फंक्शन इन द मैनेजमेंट साइकिल. उसके बाद इट इज़ कॉन्टिन्यूस, इट इज़ परवेसिव. ठीक है. कंट्रोलिंग इज चेकिंग दैट प्लान्स आर बीइंग परफॉर्म्ड एज पर स्टैंडर्ड्स और नॉट. ये हम इसके अंदर लिख सकते हैं. तो हमें मेनली 3 ही फीचर्स लिखने थे. उसके बाद बोल रहा है यू आर अ मैनेजर इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. इट इज रिपोर्टेड दैट पोस्टल एक्सपेंसेस हैव इंक्रीज्ड बाय 10% एंड द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज इंक्रीज्ड बाय 2%. पोस्टल एक्सपेंसेस 10% से बढ़े हैं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 2% से बढ़ा है. कौन सा डेविएशन ज़्यादा क्रिटिकल है आपके हिसाब से और कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप कंट्रोल करोगे इसको? देखो बच्चों, अगर पोस्टल एक्सपेंसेस बढ़ भी जाते हैं तो पोस्टल एक्सपेंसेस आपके हाथ में नहीं है, आपको वो देने ही पड़ेंगे और आप वो कस्टमर से लेते हो मेनली. लेकिन जो रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है ना बेटा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके ओवरऑल COGS पे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड पे मेनली इंपैक्ट डालेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे मेनली इंपैक्ट डालेगा. तो आपको इस पे ध्यान रखना है कि ये मेरे लिए ज़्यादा क्रिटिकल है और मुझे इस पे ज़्यादा फोकस करना है. तो ये मेरे लिए की एरिया हो गया. कौन से तरीके से यहाँ से मैं एनालाइज कर रहा हूँ डेविएशन को? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा. ठीक है जी. लो जी, अगला क्या है जरा बड़े ध्यान से देखेंगे. One day, the management instructor of BBA classes organized a panel discussion हुआ on important topics of management. The students were given the following clues for discussion. Each student was given 3 minutes for elaborating the clues given below. Number 1, they are inseparable twins. बताओ जी, कौन से inseparable twins हैं? Clue number 2, they are interdependent, interrelated and reinforce each other. They both are forward as well as backward looking. कौन से फंक्शन की बात हो रही है बेटा? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग की. प्लानिंग और कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं. एलैबोरेट ऑन द 3 क्लूज. आपको क्या करना है? तीनों को ही इलैबोरेट करना है, यानी एक्सप्लेन करना है. तो इनसेपरेबल ट्विंस क्यों हैं? हम बोलेंगे क्योंकि भैया प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग नहीं हो सकती, कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग नहीं हो सकती. दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड. एक दूसरे के साथ ही चलेंगे, एक साथ चलते हैं, इसको एक्सप्लेन कर देंगे. दोनों फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है. देखो प्लानिंग में सबसे पहले आप पीछे देखते हो कि पिछली बार जो प्लान बनाया था वो कैसा बना था, तो बैकवर्ड लुकिंग हो गया. एंड प्लानिंग इज ऑल अबाउट फ्यूचर, नया प्लान फ्यूचर के बारे में है तो फॉरवर्ड लुकिंग हो गया. कंट्रोलिंग में आप क्या करते हो? पीछे से चेक करते हो कि एज पर प्लान काम हुआ है या नहीं हुआ है, बैकवर्ड लुकिंग हो गया. सिमिलरली अगर कोई गलती निकलती है तो फिर आप करेक्टिव एक्शंस लेते हो, आगे की बात करते हो, तो ये भी फॉरवर्ड लुकिंग हो गया. तो प्लानिंग कंट्रोलिंग दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है. ये चेक करो बच्चों फटाफट से. इंजीनियर इंडिया लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग मशीन कंपोनेंट्स and the target production is 300 units per day. Company had been successfully attaining the target 3 months ago. आसानी से कर पा रहा है. Over the last 3 months, it has been observed that daily production varies between 220 से 250 यूनिट. प्रोडक्शन गिर गया है. Identify the management function to rectify the above situation. हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं और आप अच्छे से प्रोसीजर बताओ इस फंक्शन का. तो बच्चों अब गिर गया है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि प्लान्स के अकॉर्डिंगली काम क्यों नहीं हो रहा. तो हमें यहाँ पे कंट्रोलिंग परफॉर्म करना पड़ेगा और कंट्रोलिंग का पूरा प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन कर देना है. दैट इज SMCAT. ठीक है. तो आपको फिर से परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे. एक बार 300 यूनिट का टारगेट रखना पड़ेगा, फिर मेजर करोगे, फिर दोनों को कंपेयर करोगे, एनालाइज करोगे डेविएशंस और फिर करेक्टिव एक्शंस लोगे. ठीक हो गया बेटा जी? डन सर. लो जी, आंसर चेक कर लो. इंटरनल सोर्सेज के सबसे पहले लिमिटेशंस लिखने थे, तो ये लिमिटेशंस आ गए. सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से यूज कर सकते हो? कोई भी लिख सकते थे, मैंने आपको बताया. अगला सवाल क्या था? वही बेनिफिट्स था कि क्या क्या फ़ायदे हो जाते हैं अगर आप एक्सटर्नली हायर करते हो. ठीक है. उसके बाद बच्चों ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के क्या क्या फ़ायदे हैं. प्रिलिमिनरी सिलेक्शन टेस्ट को डिफाइन करा गया है यहाँ पे. अगला सवाल था बच्चों आपके पास बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग, ये भी आ गया. सिलेक्शन टेस्ट डिफाइन करने थे, सारे के सारे टेस्ट आ गए. उसके बाद बेटा ये भी मैंने आपको तभी बता दिया था, इसमें तो कुछ है नहीं देखने वाला. नेक्स्ट 3 स्टेप्स भी आपको बता दिए थे.
इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग और बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्टली आप लर्न कर सकते हो। इसके बाद मीडिया एनकोडिंग डिकोडिंग रिसीवर, ये भी मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद बच्चों मैस्लो से आपको बताना था किस तरीके से आप बेसिक नीड्स पूरी करके, किस तरीके से आप टीम बिल्डिंग करके एस्टीम नीड्स कैसे पूरी कर सकते हो, सारी नीड्स किस तरीके से फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सिमेंटिक बैरियर्स, बेटा कोई भी 4 बताने थे, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कोई भी 4 बताने थे, आप बता सकते हो। फिर फॉल्टी ट्रांसलेशन, लैक ऑफ अटेंशन, फियर ऑफ अथॉरिटी, ये भी हमने कर लिया था। फिर फिनेंशियल इंसेंटिव्स कौन कौन से दिए गए हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया सारा। देन यू हैव लीडरशिप स्टाइल्स, ये भी हमने डिस्कस किया। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग बच्चों कोई भी 3, एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कोई भी 3 आप लिख सकते हो। उसके बाद किस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ कंट्रोलिंग और प्लानिंग जुड़े हैं उसको डिफाइन किया गया है। देन कंट्रोलिंग, उसके फीचर्स, गोल ओरिएंटेड, कॉन्टिन्यूअस, परवेसिव, ठीक है। इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज मोर क्रिटिकल, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की बात हो रही है। और यहाँ पे बच्चों प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग की बात हो गई। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग हो गए। फिर कंट्रोलिंग प्रोसेस के मेन स्टेप्स हो गए यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ केस स्टडीज फ्रॉम स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और आपके आंसर्स मोस्टली मैच कर रहे होंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, कल होली है। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली। आप सब, ऊपर वाला भगवान आपको खुश रखें, आप सब अपने जीवन में बहुत तरक्की करो और आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए और आप सबको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस और करियर मिले। मेरी तो हमेशा से यही विशेज़ हैं आप सबके लिए। तो मिलता हूँ मैं आपको कल 2-4 घंटे सुबह एंजॉय कर लेना, बट उसके बाद फिर बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।